Hello students, myself Jitendra Sharma. Today we will start our first lecture of Zurich. In first chapter we will study about pharmaceutical legislation in India. This will be our topic. Legislation is the rules and regulations. Main word here is legislation, which means rules and regulations. जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फार्मास्यूटिकल गवर्न होती है इंडिया में, ठीक है जी। एवरी सोसाइटी कल्चर हैज़ ट्राइड टू डेवलप इट्स ओन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. In most cases, the traditional systems of medicines have utilized plants, animals, or minerals as sources of medical preparation. कोई भी सोसाइटी है, कोई भी कल्चर है, कहीं के भी लोग हैं, उन्होंने अपने तरीके विकसित किए हुए हैं मेडिसिन्स के, ट्रेडिशनल तरीके हैं जो उनके। अगर हम देखें जैसे इंडिया में है, इंडिया में आयुर्वेद चलता है, चाइना में कोई और थेरेपी चलती है, साउथ में थोड़ा अलग है थेरेपी का सिस्टम। तो हर जगह के लोगों ने अपना अपना एक सिस्टम विकसित कर रखा है। उनमें मोस्टली क्या यूज़ होता है, प्लांट्स यूज़ होते हैं, एनिमल्स का पार्ट्स यूज़ होते हैं और मिनरल्स यूज़ होते हैं। इन चीज़ों को यूज़ करते हैं वो लोग एज ए मेडिसिन प्रेपरेशन के लिए। द यूज़ ऑफ दीज मटीरियल्स वाज बेस्ड अपॉन ट्रायल एंड एरर एंड लेटर प्रूवन मटीरियल्स वर codified into books which later formed the basis of treatment by native practitioners. स्टार्टिंग में क्या था कि इन लोगों ने यूज़ करना शुरू किया, प्लांट्स को लेके, एनिमल्स को लेके और चीज़ों को लेके इन चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या हो कि जैसे जैसे ये चीज़ें प्रूव होती गई कि ये इस चीज़ से ये ट्रीटमेंट होती है, तो वो उसको कोडिफाई करते गए, लिखते गए और उसको प्रैक्टिस में लाते गए और प्रैक्टिस में लाते गए। इस चीज़ ने क्या किया कि भाई जनरेशन्स एंड जनरेशन्स वो उसको प्रैक्टिस करते गए और वो उनका एक हिस्सा बन गया ज़िंदगी का। इंडिया में हिस्ट्री क्या है इसकी? द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेडिसिन कैन बी ट्रैक्ड बैक टू 800 BC। ये 800 BC से हम ट्रैक कर सकते हैं इसको, इसकी हिस्ट्री मिलती है इंडियन मेडिसिन की। When Ayurveda, the Hindu system of medicine, was part of the Atharvaveda, the classes of Indian medicine are characterized by Charak and Sutra, which are primarily based on the contents derived from the Vedic period. ये दो चीज़ें हैं जो, ठीक है जी, चरक एंड सुशथा, इनका क्या था 500 to 600 AD में ये दो क्लासेस डेवलप थी, ठीक है जी। आगे आयुर्वेदिक थेरेपीज use medicines of plants and animal origin as well as those derived from the metals. आयुर्वेद में थेरेपीज थी, जो मेडिसिन्स थी, वो कहाँ से लेते थे? वो प्लांट से, एनिमल ओरिजिन से लेते थे और मेटल से, मिनरल से लेते थे, हीरे जवाहरात से लेते थे। The Ayurvedic system dealt elaborately with the methods of preparation of drugs and flourished well till the coming of the Unani system. जो आयुर्वेदिक सिस्टम था उसने क्या क्या फ्लरिश किया, कब तक? जब तक यूनानी सिस्टम नहीं आया। फिर थोड़ा यूनानी सिस्टम ने अपनी पकड़ बनाई। अब हम यूनानी सिस्टम के बारे में है ना देखते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज बेस्ड on the teachings of the Hippocrates and Galen and owns its origin to Greece, although herbs gave it the scientific base.
ये किसकी टीचिंग से शुरू हुई थी? हिप्पोक्रेट्स एंड गेलन। ओरिजिनली ये क्या था, ग्रीस ने डेवलप किया था, ग्रीस में, लेकिन इसको साइंटिफिकली किसने वो किया? वो अरब्स ने किया। ये डेवलप हुई ग्रीस में, साइंटिफिकली प्रूव किन्होंने किया? अरब्स ने। Another ancient Hindu system of traditional medicine practiced primarily in Tamil Nadu, Sri Lanka and adjoining areas is the Siddha system। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि अलग अलग पार्ट्स ने अपना अपना एक सिस्टम डेवलप कर रखा है हर सिविलाइजेशन में। तो तमिलनाडु स्टेट है, श्रीलंका आ गया उसके पास देश, और इसके जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं तमिलनाडु के, वहाँ पे एक उन्होंने अपना ट्रेडिशनल सिस्टम था उनका मेडिसिन का, वो था सिद्धा सिस्टम। दिस ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज बेस्ड अपॉन 3 डोसा theory and mainly uses minerals and metals, though some products of vegetable and animal origin are also employed। इनका ट्रेडिशनल सिस्टम था जो इसमें ये यूज़ करते थे अपना 3 डोसा थ्योरी यूज़ करते थे, वो इनका एक तरीका था। इसमें ये यूज़ क्या करते थे, जैसे आपको पहले बताया, मिनरल यूज़ करते थे, मेटल यूज़ करते थे, प्रोडक्ट्स ऑफ वेजिटेबल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे, और एनिमल ओरिजिन के प्रोडक्ट्स भी यूज़ होते थे उसमें। एक और सिस्टम था जो चलता है, ठीक है, आप सब ने देखा होगा, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इवन दो नॉट वेरी ओल्ड फ्रॉम दी pioneering वर्ड ऑफ डॉक्टर हैनेमन is based on the principle similibus curantur, like cures like। This system is widely practiced in India as well as in Europe, USA। ये सिस्टम क्या है? होम्योपैथिक सिस्टम। इसकी एक फिलॉसफी थी, लाइक क्योर्स लाइक। चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिस कहाँ होता था? इंडिया में, यूरोप में और यूएसए में, और भी कई देशों में इसका यूज़ होता था। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन suffered a setback with the advent of the modern or allopathic system of medicine। ये जो सारे मैंने आपको पहले बताए हैं, ठीक है, आयुर्वेदा लगा लो, यूनानी लगा लो, है ना, होम्योपैथी हो गया, सिद्धा सिस्टम हो गया, ये सब को सेटबैक कब हुआ? ये सब ट्रेडिशन में कब आए, कब कम आने लगे यूज़ में? जब एलोपैथिक सिस्टम आ गया। ये कहाँ से आया? जब ब्रिटिशर्स ने इन्वेड किया, ब्रिटिशर्स का राज आया, उन्होंने आगे अपनी कुछ देशों पे इन्वेड किया, तो वो सिस्टम अपना अपने साथ लेके आए। एलोपैथी सिस्टम में क्या है ना, ये प्रूवन था, ये प्रूव करते थे पहले, यूज़ करने से पहले प्रूव करते थे, क्लिनिकल टेस्ट करते थे उसके, और ये सेफ थे। दिस वाज सेफ। लीगली मार्केट में लाने से पहले वो इसकी एफिशिएंसी चेक करते थे। ये तो हमारा था कि थोड़ा है ना, हमने इसको देखा कि कौन कौन से सिस्टम्स हैं हमारे और इनकी क्या हिस्ट्री है। अब देखना ये है कि जब ये सिस्टम्स आते हैं तो इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होने चाहिए। कोई कंट्रोल कैसे करे, कोई ज़्यादा मात्रा में दे रहा है, कोई कम में दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये तो नहीं ना हो सकता। जैसे आज हम देखते हैं कि हर चीज़ पे ऊपर लिखा आता है ना, इसमें इतने mg ये चीज़ है, इतने ग्राम है, जहाँ ये 500 mg टैबलेट है, ये कम्बिनेशन है। मतलब ये वो चीज़ों की एक हिस्ट्री होती है पीछे कि ये चीज़ें कैसे, इस आज जो चीज़ देख रहे हैं उसकी हर चीज़ की एक पीछे हिस्ट्री होती है।
अब इनका देखिए ओरिजिन ऑफ द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, इसका ओरिजिन कैसे हुआ कि इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी कि हम लेजिस्लेशन बनाएं इसका। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th century देयर वाज partially no legislative control on drugs as well as on the profession of pharmacy. Although the Opium Act 1878, the Poison Act 1999 and the Dangerous Drugs Act 1930 were in force, these were specific in nature and grossly inadequate in controlling the ethotic conditions prevailing at the time. चाहे 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, अर्ली पार्ट में कुछ एक्ट्स थे, ओपीएम एक्ट था, पॉइजन एक्ट था, डेंजरस ड्रग्स एक्ट था, लेकिन वो चीज़ें उतना कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। दे वर नॉट अप टू दी मार्क। वो चीज़ों के साथ उनको आने से, एक्ट आने से पूरी तरह से वो चीज़ सही नहीं हो पा रही थी। There were widespread cases of adulterated, spurious and substandard drugs being manufactured and imported into the country. क्या था कि देश में क्या था कि हम जब इंपोर्ट करते हैं कोई चीज़, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि हाँ इतने mg वाली चीज़ लेनी है, इसका ये स्टैंडर्डाइजेशन होती है, उसको चेक होता है वो स्टैंडर्डाइजेशन। तो वो चीज़ें उस टाइम रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। जब कोई चीज़ आती थी तो वो क्या होता था, अप टू दी मार्क नहीं होती थी, अप टू स्टैंडर्ड्स नहीं होती थी, वो ख़राब होती थी, उसकी क्वालिटी ख़राब होती थी। इन चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने थे। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए क्या हुआ, इन 1927 ए रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू रिकमेंड टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू आर्ग्यू ऑल प्रोविजनल गवर्नमेंट्स टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कंट्रोल use of drugs and to legislate for the standardization of the preparation and sale of drugs. फिर क्या हुआ 1927 में, गवर्नर जनरल इन काउंसिल है जो स्टेप लिए गए ऑल प्रोविजनल गवर्नमेंट्स के पास, हर स्टेट की गवर्नमेंट के पास, कि आप एक इसको स्टैंडर्डाइज कीजिए, प्रेपरेशन को जो बना रहे हैं प्रेपरेशन को स्टैंडर्डाइज कीजिए, उसके प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कीजिए, इसकी क्वालिटी स्टैंडर्डाइज कीजिए और इसकी सेल्स को भी देखिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन प्योरेंस टू द रेजोल्यूशन अपॉइंटेड ए कमेटी known as the Drugs Inquiry Committee with Colonel R.N. Chopra as its chairman in 1928. उन्होंने एक कमेटी बना दी आर.एन. चोपड़ा के नेतृत्व में, जिसका नाम था ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी। इस कमेटी ने क्या करना था, इसके क्या काम क्या थे, इन्होंने क्या देखना था? इन्होंने देखना था, फर्स्ट स्टेप था इनका, इंक्वायरी द एक्सटेंट टू विच द ड्रग्स ऑफ इम्प्योर क्वालिटी और डिफेक्टिव स्ट्रेंथ वर बीइंग इम्पोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड इन इंडिया। इन्होंने देखना था कि क्वालिटी ऑफ डिफेक्टिव स्ट्रेंथ, अगर हम मान लो कि बात करें इसकी सिंपल लैंग्वेज में, डिफेक्टिव स्ट्रेंथ या इम्प्योर क्वालिटी। इम्प्योर क्वालिटी क्या होता है, हमने एक पेशेंट को देनी है कोई भी चीज़, 100 mg देनी है, 100 mg पैरासीटामोल देनी है, ले कस्टमर बोल के पेशेंट ले रहा है 100 mg, लेकिन है उसमें 10 mg। हुज ड्यूटी इज दिस, जो किसकी ड्यूटी बनती है? वो एक चीज़ स्टैंडर्डाइज करनी चाहिए ना, वहाँ पे वो चीज़ें इनको इंक्वायर करनी थी। इम्पोर्टेड हो रही हैं, उनकी स्ट्रेंथ देखनी थी,
मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है और बेच कौन रहा है ऐसी चीज़ों को, वो चीज़ सारी इनको ने देखना था, उन्होंने इंक्वायरी करनी थी इसकी। रिकमेंड स्टेप्स फॉर कंट्रोलिंग सच इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर एंड सेल इन पब्लिक इंटरेस्ट। उन्होंने अपने कुछ विचार देने थे, अपने रिकमेंडेशंस देनी थी, स्टेप्स देने थे जिससे इन चीज़ों की जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो, मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव हो और सेल हो जो इन पब्लिक इंटरेस्ट में हो। इंक्योर इनटू द नेसेसिटी ऑफ लेजिस्लेशन टू restrict the profession of pharmacy to qualified persons and to make recommendations। उन्होंने एक क्या काम करना था, इस प्रोफेशन में फार्मेसी प्रोफेशन को रिस्ट्रिक्ट करना था कि हर कोई ना वहाँ पे है ना बोले कि हाँ मैं मेडिसिन दे देता हूँ ये या वो है। जैसे आज होता है, हम पढ़ के जाते हैं, आपने डिप्लोमा किया, डिग्री किया, तो आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है, देन यू आर एलिजिबल टू बी ए फार्मासिस्ट, यू आर ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। पहले वो चीज़ नहीं थी, फिर वो चीज़ें आई है ना, रिकमेंडेशन देनी थी उन्होंने कि कैसे एक उन्हीं लोगों को अलाउ किया जाए जो फार्मासिस्ट हैं। फिर जब कोई कमेटी बैठती है तो उसकी रिकमेंडेशंस भी आती हैं, कमेटी बैठने के बाद कुछ रिकमेंडेशंस आती हैं। तो चोपड़ा कमेटी जो ये बैठी थी, कर्नल RN चोपड़ा की जो ये कमेटी बैठी थी, उसको उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी जब इंक्वायरी करनी थी उन्होंने। तो उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी अपनी, दी ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी आल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी रिकमेंडेड दी फॉलोइंग। ये उनकी इंक्वायरीज हैं जो उन्होंने दी है ना। दी सेंट्रल लॉ टू कंट्रोल ड्रग्स एंड फार्मेसी प्रोफेशन। उन्होंने क्या बोला कि एक सेंट्रल लॉ होना चाहिए, एक सेंट्रल लेवल पे एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए जो फार्मेसी प्रोफेशन को कंट्रोल करे। सेकंड उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी, setting up of testing laboratories in all states to control the quality of production of drugs and pharmaceuticals and the central laboratory to control the quality of imported drugs and also to act as expert referee in case of samples sent by local state government। उन्होंने एक सिस्टम क्या किया, जो उन्होंने सेकंड रिकमेंडेशन थी कि हर स्टेट एक अपना लैब बनाएगी जिसमें टेस्ट होगा ड्रग्स का कि ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है इसकी प्रॉपर है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपरली हुई है, और जो एक सेंट्रल लेवल पे भी बनेगी लैब, तो वहाँ पे जो इंपोर्ट हो रही हैं चीज़ें वो भी देखी जाएंगी कि इंपोर्ट कर रहे हैं जो हम बाहर से, वो सही चीज़ आ रही है हमारे पास है। वो इनकी रिकमेंडेशंस थी। थर्ड रिकमेंडेशन क्या थी इनकी, अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड टू एडवाइज द गवर्नमेंट इन मेकिंग रूल्स टू कैरी आउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। थर्ड रिकमेंडेशन थी इनकी कि एक एडवाइजरी बोर्ड बना दिया जाए। वो क्यों बनाया जाए कि वो एडवाइज़ करे गवर्नमेंट को, क्योंकि जो भी एक्ट बनता है वो गवर्नमेंट से पास होता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक एक्ट बन जाए, उस एक्ट को बनाने के लिए, एडवाइस देने के लिए गवर्नमेंट को, रूल्स बनाने के लिए वो एक एडवाइजरी बोर्ड का नियुक्ति की जाए वहाँ पे। फोर्थ रिकमेंडेशन क्या थी इनकी, सेटिंग अप द कोर्सेज फॉर ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट्स एंड प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। इन्होंने क्या किया कि जो फोर्थ स्टेप था, उन्होंने एक क्या किया कि सेटिंग अप ऑफ कोर्सेज फॉर ट्रेनिंग। उन्होंने कोर्सेज बनाए ट्रेनिंग देने के लिए। उन्होंने बोला कि कोर्सेज बनाओ ऐसे जो ट्रेनिंग दें, फार्मासिस्ट आए निकल के अच्छे, जो प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन हो उनकी, जो कम से कम क्वालिफिकेशन रखनी हो उनकी, और वो रजिस्टर्ड हो सकें।
वही बंदे फिर आगे काम करें, वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, उनको नॉलेज हो उस चीज़ की। और फिफ्थ क्या दिया इन्होंने अपना रिकमेंडेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी पेटेंट एंड proprietary medicine manufactured in India are imported from outside the country। एक इन्होंने कहा कि हर मेडिसिन जो इंडिया में बनी चाहे बाहर से आई उसकी रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है। तो वो पेटेंट ले, अगर वो सिर्फ एक पेटेंट के बारे में भी आपको है ना टॉपिक आया था, पेटेंट आपको पता है क्या चीज़ होती है, किसी पेटेंट करवा लेते हैं हम कोई ड्रग, कोई फार्मूला पेटेंट करवा लेते हैं, हाँ तो वो हो जाए उनकी रजिस्ट्रेशन होनी ही चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट क्या था इनका जो रिकमेंडेशन में था, ब्रिंगिंग दी क्रूड सिंगल ड्रग एज वेल एज कंपाउंडेड मेडिसिन यूज इन दी इंडिजीनियस सिस्टम्स ऑफ ट्रीटमेंट अंडर कंट्रोल। ब्रिंगिंग ऑफ क्रूड सिंगल ड्रग्स, सिंगल क्रूड ड्रग का मतलब क्या है कि जैसे एक सिंगल ड्रग का हम यूज़ कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया कि इसके कम्बिनेशन को भी हम अभी यूज़ में लाने का अंडर कंट्रोल्ड प्रोसेस में, उसको कंट्रोल्ड तरीके से प्रोसेसिंग में लाना चाहिए। सेवन्थ स्टेप क्या था इनका, डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग इंडस्ट्री इन इंडिया। उन्होंने क्या बोला कि जैसे डेवलपमेंट होनी चाहिए कि ड्रग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया में बढ़ावा देना चाहिए इस चीज़ को। एट्थ स्टेप था इनका जो रिकमेंडेशन का था, ग्रेजुअली रिडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन मेडिकल स्टोर्स डिपोज। और इनका नाइन्थ स्टेप था कंप्लीशन ऑफ एन इंडियन फार्माकोपिया। उन्होंने बोला कि एक इंडियन फार्माकोपिया होना चाहिए। फार्माकोपिया के बारे में आपने पहले पढ़ा है, फार्माकोपिया क्या होता है ना, ये एक स्टैंडर्डाइज बुक होती है, वही सारी चीज़ें किसने बोली थी, चोपड़ा कमेटी ने, ये रिकमेंडेशंस थी चोपड़ा कमेटी की। ये बनी कब थी, आर.एन. चोपड़ा इसके, कर्नल आर.एन. चोपड़ा इसके चेयरमैन थे। इन 1928 में इनको बनाया गया था। इसको बोलते थे जब चोपड़ा कमेटी, ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी भी बोलते थे। उसके बाद क्या हुआ, कमेटी बनी, उसने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी, तो आगे क्या होता है कि एक्शंस क्या लिए गए उन रिकमेंडेशंस पे। एक प्रोसेस हो गया ना, कमेटी बन गई, उन्होंने देखा कि हाँ ये चीज़ें करने वाली हैं, वो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी, आगे उस पर कुछ एक्शंस लिए जाएंगे, उन पे कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे जो उन्होंने बोला। एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द चोपड़ा कमेटी। Even though it has taken many years before the above recommendations could be initiated into the law or otherwise implemented, it is a matter of great satisfaction that the valuable recommendations of the Chopra Committee shaped the future of the profession of pharmacy and pharmaceutical industry in India। चाहे कुछ ज़्यादा है ना साल लग गए, कुछ साल लग गए, लेकिन उनकी सिफारिशों को माना गया, उनकी रिकमेंडेशंस को माना गया। इंडिया में इस प्रोफेशन और जो हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग में इन रिकमेंडेशंस ने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया। हुए क्या, उनके सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया इनकी रिकमेंडेशंस को लेके। पहली बात हुई गवर्नमेंट ने जो की, पैसेज ऑफ ड्रग एक्ट इन 1940 टू रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स।
The drugs rules were framed in 1945 to give effect to the provisions of the act. 1940 में क्या किया, ड्रग्स एक्ट बना, पैसेज ऑफ ड्रग्स एक्ट। उसको और ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए 1945 में इसके प्रोविजंस बनाए गए। सेकंड स्टेप क्या लिया, दी फार्मेसी एक्ट 1948 provided the regulations for the profession and practice of pharmacy. The education regulations prescribed the minimum qualification for registration as pharmacist. फार्मेसी एक्ट बना 1948 में, उसमें रेगुलेशंस थे प्रोफेशन के रिलेटेड, प्रैक्टिस करने के रिलेटेड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई मिनिमम कि क्या होनी चाहिए अगर आपने फार्मेसी में जाना है, आपकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने। थर्ड क्या किया, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज हैव बीन सेट अप एट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल। उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि स्टेट लेवल पे हो और सेंट्रल लेवल पे होनी चाहिए लेबॉर्ट्रीज टेस्टिंग के लिए, वो भी हो गया। फोर्थ क्या था जो इसके कमेटी की रिकमेंडेशंस को माना गया, suitable advisory boards such as the drug technical advisory board and drugs consultative committee have been set up। उन्होंने रिकमेंडेशंस की थी कि एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए जाएं, तो वो भी बन गए। इनको बोलते हैं DTAB एंड DCC, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB, ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी DCC। फिफ्थ क्या किया, ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द इंडिजिनस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी मेडिसिन हैव बीन ब्रॉट विद इन द परव्यू ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। ये सिस्टम्स थे आयुर्वेदा सिस्टम में, सिद्धा सिस्टम में, यूनानी सिस्टम में या होम्योपैथिक सिस्टम में, इनको अपने अंडर लाया गया 1940 में। कौन से एक्ट के अंडर, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। इनकी सिक्स्थ रिकमेंडेशन क्या थी, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ड्रग्स एंड फार्मूलेशन सोल्ड इन इंडिया। रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, हर कोई भी मेडिसिन है, कोई भी ड्रग है, कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो बाज़ार में बिकने के लिए आ रही है, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कौन बेच रहा है, इसमें क्या है क्या नहीं, वो हर चीज़ रजिस्ट्रेशन पे होनी चाहिए। सेवंथ क्या हुआ, ए रैपिड एंड फिनोमिनल ग्रोथ बाय द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री which now manufactures most bulk drugs and formulations needed in the country as well as export them to various countries. Many Indian pharmaceutical companies have become multinational. उन रिकमेंडेशंस में क्या था कि हमें इनको बूम देना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ को उनको बढ़ावा देना पड़ेगा कि यहाँ पे इंडस्ट्री आए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ड्रग इंडस्ट्री है। तो उसमें क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ने उस चीज़ पे ध्यान दिया तो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी। पहले क्या था कि इतनी बल्क में प्रोडक्शन नहीं होती थी, फिर बल्क में प्रोडक्शन होने लगी, एक्सपोर्ट भी होने लगी मेडिसिन। कुछ ऐसी कंपनीज है जो मल्टीनेशनल लेवल पे भी चली गई इंडिया से। एट्थ क्या हुआ, फार्माकोपियाज ऑफ ड्रग्स यूज इन इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर बीइंग डेवलप्ड। नाइन्थ क्या हुआ, एज मोर फार्मूलेशंस ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी आर अवेलेबल कमर्शियली मैन्युफैक्चरिंग इन मेडिकल स्टोर्स एंड हॉस्पिटल फार्मेसीज हैज़ बीन मिनिमाइज्ड।
उसमें क्या था कि जैसे हॉस्पिटल में था, है ना, या मेडिकल स्टोर्स पे था, उन जो वो अपना प्रैक्टिस कर रहे थे ना फॉर्मुलेशंस का, तो उसको मिनिमाइज किया गया। 10th जो मेन चीज़ थी, इंडियन फार्माकोपिया डेवलप किया गया, एंड इंडियन फार्माकोपिया हैज़ बिन डेवलप्ड। The Drugs Are Magic Remedies Act was passed in 1954 to control the great increase in objectionable advertisements relating to the drugs as alleged cures for venereal disease, sexual seminal and female diseases being published in newspapers and magazines or otherwise. द ड्रग्स एंड मैजिक रेमडीज एक्ट पास हुआ 1954 में। इसने क्या किया कि कुछ ड्रग्स थे, जो मेडिसिन्स थे, जो विज्ञापन आ रहे थे उनके, उनको मिनिमाइज करने के लिए, उन पर कंट्रोल करने के लिए, पब्लिकली उनको जो चीज़ दिखाई जा रही है गलत तरीके से, है ना, कस्टमर को दिखाई जा रही है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया। द मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1955 and contained detailed provisions for medicinal and toilet preparations containing alcohol। ये एक्ट 1955 में आया। द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 is a timely legislation which provides for exemplary punishment for trafficking in such substances। नारकोटिक्स ड्रग्स के यूज़ जो हो रहा था, उनकी ट्रैफिकिंग में जो भी आएगा, जो भी उनको गलत इस्तेमाल में आएगा, गलत मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, उस चीज़ को पनिशेबल करने के लिए एक्ट लाया गया 1985 में। ये क्या था कि पहले कमेटी बनी, फिर कमेटी ने अपना प्रस्ताव रखे, फिर गवर्नमेंट ने उन प्रस्तावों को माना। आगे क्या कि उन प्रस्तावों को मान भी लिया, ठीक है जी। तो एवेल्युएशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ फार्मेसी, भूरे कमेटी बनी। इन अक्टूबर 1943 ए हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जोसेफ भूरे to make a survey of the existing position in respect of healthcare delivery organization in India and to make recommendations for further developments। Among others, the committee made the following recommendations। जैसे चोपड़ा कमेटी बनी थी, वैसे ही भूरे कमेटी बनी सर जोसेफ भूरे के अंडर। उन्होंने सर्वे की कि आज पोजीशन क्या है हेल्थ केयर डिलीवरी की, हेल्थ केयर डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन की आज क्या पोजीशन है। तो उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी वो क्या थी? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडियन फार्मास्यूटिकल काउंसिल, ऑल इंडियन फार्मास्यूटिकल काउंसिल एंड प्रोविजनल फार्मास्यूटिकल काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द फार्मास्यूटिकल ट्रेड, एजुकेशन एंड अदर फार्मास्यूटिकल इंटरेस्ट्स। ये उनकी पहली रिकमेंडेशन थी कि एक तो सेंट्रल लेवल पे काउंसिल होनी चाहिए, फिर स्टेट लेवल पे होनी चाहिए, जो कंट्रोल करे इनकी ट्रेड को, एजुकेशन को और फार्मास्यूटिकल इंटरेस्ट्स को। सेकंड उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी
attachment of legislation designed to protect the public from incompetence to safeguard and interests of qualified pharmacists and to raise the professional standards pharmacists engaged in handling of drugs। उन्होंने क्वालिटी इम्प्रूव करने की बात की, प्रोफेशन में क्वालिटी इम्प्रूव करने की बात की। थर्ड क्या था, सूटेबल मेजर्स फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर द प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। उन्होंने रजिस्ट्रेशन की बात की कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए फार्मासिस्ट की, कंट्रोल्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए। फोर्थ उनकी क्या रिकमेंडेशन थी, स्टार्टिंग ऑफ रिवाइज्ड कोर्सेज ऑफ स्टडी फॉर ग्रेजुएट फार्मासिस्ट, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिस्ट। और उनकी फिफ्थ रिकमेंडेशन थी सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, के सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी होनी चाहिए। सिक्स था रिजिड एनफोर्समेंट ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 थ्रू आउट द कंट्री, के जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट आया था 1940 में, वो तो इनकी कमेटी बनने से पहले ही आ गया था ना, कि उसको एनफोर्समेंट में लाया जाए, उसको सख्ती से उस चीज़ की पालना करवाई जाए। ये इनकी रिकमेंडेशंस थी। ये कमेटी बनी, ठीक है, इन्होंने अपनी सिफारिशें दी। फिर उसके बाद एक और कमेटी बनी थी, भाटिया कमेटी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1953 appointed the pharmaceutical inquiry committee under the chairmanship of Major General S.L. Bhatia to make a comprehensive inquiry into the working of pharmaceutical industry and to recommend what steps the government should take to establish it on sound lines in interest to the country's healthcare delivery and economy. The committee submitted its report in June 1954 and most of its 212 recommendations have been implemented. इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1953 में एक कमेटी अपॉइंट की जिसको बोलते हैं भाटिया कमेटी। दैट वाज अंडर मेजर जनरल S.L. भाटिया। इन्होंने अपनी 212 रिकमेंडेशंस दी और वो सारी इम्प्लीमेंट की गई। ये दी कब, इन्होंने सबमिट कब की, 1953 में कमेटी बनी और जून 1954 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करवा दी गवर्नमेंट के पास। ये हो गया। आगे एक कमेटी और बनी थी, A health survey and planning committee was appointed in June 1959 under the chairman of Dr. A. Mudaliar. The committee submitted its report in 1961. 59 में ये कमेटी बनी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की, 1961 में। Among other recommendations, it recommended the inclusion of indigenous systems of medicine under the purview of Drugs Act. Based on its recommendation, drugs prepared according to the indigenous systems of medicines were brought within the purview of Drugs Cosmetics Act 1940. इनकी रिकमेंडेशन से ही जितने हमारे ये मान लेते हैं हम कि आयुर्वेदा सिस्टम हो गया, यूनानी हो गया, होम्योपैथी हो गया, इनको भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंडर लाया गया। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। The origin of Indian pharmacopoeia can be tracked back to the
publication of the Bengal Pharmacopoeia and Journal Concepts of the Medicinal Plants 1844, generally known as Bengal Pharmacopoeia. The Pharmacopoeia of India was published in 1868. After independence, an Indian Pharmacopoeia Committee was constituted in 1948, which prepared the Pharmacopoeia of India in 1955. A supplement to it was published in 1960. जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद एक फार्माकोपिया कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई इन 1948, जिन्होंने फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया बनाया। कब बनाया? इन 1955। और इसका एक सप्लीमेंट कब प्रोड्यूस हुआ? 1960 में। द फार्माकोपिया कंटेन्ड वेस्टर्न एंड आल्सो ट्रेडिशनल ड्रग्स and the same policy continued while preparing the Pharmacopoeia of India 1966 and its 1975 supplements। तो होता है एक बार फार्माकोपिया बन गया कि उसके वर्जन आते रहते हैं, जैसे हम अपडेटेड वर्जन जो बोलते हैं ना, तो उसकी प्रेपरेशन में आके वो चीज़ें चलती रहीं। इन फार्माकोपिया ऑफ इंडिया 1985 and its addenda 1989 and 1991, the traditional drugs were not included as publication of Pharmacopoeia of traditional systems of drugs was taken up separately, and also those herbal drugs were included which had sporting definitely quality control standards. The fourth edition of the Indian Pharmacopoeia has been published in the year 1996. इसका फोर्थ एडिशन कब आया? 1996 में। एंड बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर 1996। इफेक्टिव कब हुआ? 1 दिसंबर 1996 से। The Pharmacopoeia has been prepared by the Indian Pharmacopoeia Committee with the collaboration and support of its subcommittees and experts from the pharmaceutical industry, drug control laboratories and research and teaching institutes। उसके पीछे इंडियन फार्माकोपिया बनाने के पीछे कमेटी और उसके पीछे कई सब कमेटीज़ थी। उसमें हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, ड्रग कंट्रोल लेबॉर्ट्रीज हो गई, टीचिंग प्रोफेशन से हो गए, रिसर्च से लोग हो गए, जो भी बंदा फार्मेसी प्रोफेशन में था उनके विचार लिए गए, उसके पीछे उन्होंने उनके आइडियाज़ लिए। द न्यू एडिशन कंटेन्स 1149 मोनोग्राफ्स एंड 123 appendices। The Indian Pharmacopoeia is a statutory book of standards under the Drugs and Cosmetics Act 1940 of Government of India. All pharmaceutical manufacturers and for dealing with drugs have to conform to relevant standards of the Indian Pharmacopoeia। जो भी बंदा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसको इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 provides the central legislation which regulates import, manufacture, distribution and sale of drugs and cosmetics in India। The main objective of the Act is to ensure that the drugs available to the people are safe and efficacious। इनका क्या काम था? द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। जो इन्होंने क्या देखना था? मेन ऑब्जेक्टिव था इनका ऑफ दिस एक्ट था कि जो ये ड्रग्स आ रही हैं, जो ये सेफ़ हैं और इफ़ेक्टिव हैं,
यूज़ जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो सेफ़ होनी चाहिए उनके लिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनफोर्सिंग द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी इसमें कि जो ये एक्ट तो बन गया लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना सेंट्रल लेवल से लेके हर स्टेट में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना। द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन headed by the Drugs Controller General DCGI discharges the functions allocated to the central government. The CDSCO is attached to the Office of Director General of Health Services in Ministry of Health and Family Welfare. DCDGI is a statutory authority under the Act and has port offices, zonal offices with drug inspectors and drug testing laboratories functioning under him. इनके मेन फंक्शंस क्या हैं? कमेटीज बना दी इन्होंने, है ना, अथॉरिटीज़ भी बिठा दी, जोनल ऑफिस भी दे दिए, इंस्पेक्टर्स भी दे दिए। कुछ इनके काम तो होंगे ना, तो इनके काम क्या डिफ़ाइन किए गए इसमें? पहला क्या था? अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स इंट्रोड्यूस्ड इन दी कंट्री। जो कोई न्यू ड्रग बना रहा है, कोई नई चीज़ बना रहा है, तो उसमें क्या कि ये अप्रूवल इनसे लेनी पड़ेगी, अप्रूव्ड करवाना पड़ेगा, पास करवाना पड़ेगा। गिविंग परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स। कोई चीज़ ड्रग बनती है तो उसके पहले क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके लिए परमिशंस भी इनसे मिलेंगी। रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग्स। जो इम्पोर्ट होकर ड्रग्स आ रही हैं उनकी क्वालिटी को भी ये चेक करेंगे। लेइंग डाउन रेगुलेटरी मेजर्स एंड अमेंडमेंट ऑफ एक्ट्स एंड रूल्स। जो रूल्स एंड रेगुलेशन जहाँ उनकी पालना हो रही है ये चेक करेंगे। लाइंग डाउन दी स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, डायग्नोस्टिक्स एंड डिवाइसेस एंड अपडेटिंग दी इंडियन फार्माकोपिया। ये भी इनका काम है। अप्रूवल ऑफ लाइसेंसेस एज सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेरेंट्रल्स एंड वैक्सीन्स एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक्स एंड आल्सो सच अदर ड्रग्स एज मे बी नोटिफाइड इन द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनको लाइसेंस जारी करना, इन्होंने अप्रूव करना लाइसेंस को। किसी ने कोई अपनी प्रोडक्शन करनी है, उस चीज़ के लिए उनको करना, ब्लड बैंक खोलना है उसके लिए। कोऑर्डिनेटिंग दी एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट्स एंड एडवाइजिंग देम ऑन matters relating to uniform administration of the act and rules in the country। कि यूनिफॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन हो एक्ट की, रूल्स एंड रेगुलेशंस कंट्री में माने जाएं। ये इनका काम था, द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का। मेन इनके फंक्शंस दिए हैं। ये तो सेंट्रल लेवल पे आ गया, स्टेट लेवल पे भी होगा, है ना, तो उसमें कहती स्टेट ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन। द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप इन स्टेट्स वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। यूजली द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड बाय द स्टेट ड्रग कंट्रोलर हु एक्सरसाइजेज द फंक्शंस थ्रू द स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर्स। और स्टेट कमेटी आ गई जी। इनके मेन काम क्या है स्टेट ड्रग कंट्रोलर की? लाइसेंसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड सेल्स प्रीमिसेस। क्या क्या लाइसेंस जारी करना, किसी ने शॉप खोलनी है, जैसे अभी डिप्लोमा करने के बाद हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, फिर शॉप के लिए अप्लाई करते हैं, शॉप खोलने के लिए, लाइसेंस के लिए। तब क्या होता है कि हम DI ऑफिस जाते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस में,
अप्लाई होता है वो, फिर वो चेक करते हैं डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ चेक करने के बाद अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस है फिर वो परमिशन देते हैं। कैरिंग आउट इंस्पेक्शंस ऑफ लाइसेंस्ड परमिसेस फॉर इंश्योरिंग कंप्लाइंस टू कंडीशंस ऑफ लाइसेंसेस। टाइम टू टाइम ये करते हैं, इंस्पेक्शंस करते हैं कि रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं जिनके अंडर आपको लाइसेंस जारी किया गया था। ड्राइंग सैंपल्स फॉर टेस्ट एंड मॉनिटरिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स मूविंग इन द स्टेट। कोई ड्रग्स मान लो आ रही हैं बाहर से या जा रही हैं, तो उनकी सैम्पलिंग लेनी इन्होंने टाइम टू टाइम, वो चेक करना कि क्वालिटी है उनकी, अप टू स्टैंडर्ड्स हैं उनके, ये भी इनका काम है स्टेट ड्रग कंट्रोलर का के अंडर जो लोग आते हैं। टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शंस लाइक सस्पेंशन कैंसलेशन ऑफ लाइसेंसेस। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मान रहा तो उस पर अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने, उनको सस्पेंशन करना, उनका लाइसेंस कैंसिल करना, वो चीज़ें भी इनके अंडर आती हैं। इंस्टीट्यूटिंग लीगल एक्शन वेयर एवर नीडेड एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट एंड रूल्स। लीगल एक्शन लेना जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में इनके वर्क के अंडर आता है। अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मान रहा उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक्शन लेना। सेंट्रल लेवल पे हमने देख लिया कि क्या काम है, स्टेट लेवल पे देख लिया है ना क्या काम है। इंडियन ड्रग पॉलिसी क्या है, इंडिया की ड्रग पॉलिसी क्या कहती है। द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द पीरियड फ्राम 70s to 90s is much due to the Indian drug policy, in which the report of the Hathi Committee 1975 was an important landmark. The main objectives of the drug policy of 1986, which was titled as Measures for Rationalization, Quality Control and Growth of Drugs फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री इन इंडिया, वर क्या थे। इंश्योरिंग अबंडेंट अवेलेबिलिटी एट रीजनेबल प्राइसेस ऑफ एसेंशियल एंड लाइफ सेविंग एंड गुड क्वालिटी मेडिसिन्स। सेकंड क्या था, strengthening the system of quality control over drug production and promoting the rational use of drugs in the country, creating an environment conducive to channelizing new investments into the pharmaceutical industry with a view to encourage cost-effective production with economic sizes and introducing new technology and new drugs. फोर्थ क्या था इनका, strengthening the indigenous capability for production of drugs। ये चीज़ें थी। ये क्या था, हथी कमेटी थी जो इसको मेनली हम बोलते हैं ड्रग्स पॉलिसी ऑफ 1986। इनकी ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थी। फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002। फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 में क्या आता है, ऑल द ड्रग पॉलिसी ऑफ 1986 एंड इट्स मॉडिफाइड फ्रॉम फॉर्म इन 1994 enabled the pharmaceutical industry to become self-reliant in both formulations as well as bulk drugs. Newer challenges on account of liberalization of the Indian economy, the globalization of the world economy, and on account of new obligations undertaken by the India under the WTO agreements necessitated अनाउंसमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002। क्या हो गया, जब
1986 में ड्रग पॉलिसी थी, तो उसको मॉडिफाई भी किया गया 1994 में। वो क्या हो गया कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेल्फ रिलायंट थी, बहुत फार्मूलेशन ऑफ बल्क में बना रहे थे, है ना। लेकिन WTO से एग्रीमेंट के बाद इंडिया को एक अपनी नई ड्रग पॉलिसी अनाउंस करनी पड़ी 2002 में। दी मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पॉलिसी, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे पॉलिसी के? इंश्योरिंग abundant availability at reasonable prices within the country of good quality essential pharmaceuticals of mass consumption, कि प्राइस कंट्रोल में रहे, गुड क्वालिटी हो, ये चीज़। स्ट्रेंथनिंग दी इंडिजीनियस कैपेबिलिटी फॉर कॉस्ट इफेक्टिव quality production and exports of pharmaceuticals by reducing barriers to trade in pharmaceutical sector। थर्ड था इनका strengthening the system of quality control over the drug and pharmaceutical production and distribution to make quality an essential attribute to the Indian pharmaceutical industry and promoting rational use of pharmaceuticals। Fourth, encouraging research and development in the pharmaceutical sector in a manner compatible with the country's needs and with particular focus on diseases endemic or relevant to the India by creating an environment conducive to channelizing a higher level of investment into research and development in pharmaceutical in India। इसमें इन्होंने क्या किया कि रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रोत्साहन दिया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, और रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो इस चीज़ में, इस फील्ड में। क्रिएटिंग एन incentive framework for the pharmaceutical industry which promotes new investment into the pharmaceutical industry and encourages the introduction of new technologies and new drugs। कि एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जो प्रमोट करे इन्वेस्टमेंट को और एनकरेज करे नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी आए। नेक्स्ट, ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर, DPCO बोल देते हैं इसको, DPCO। ड्रग प्राइसेस हैव बीन अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सिंस 1970 व्हेन द फर्स्ट ड्रग ऑर्डर 1970 came into being। At that time the Indian pharmaceutical industry predominantly comprised of multinational affiliates and subsidiaries। In its introductory form, DPCO was more of an control on the profitability of the pharmaceutical business, and thereby it indirectly sought to control the prices of pharmaceuticals। Successive orders were issued in 1979, 1987 and 1995 with more liberalized and industry-oriented view। DPCO कंट्रोल क्या करता है? डोमेस्टिक प्राइसेस को कंट्रोल करता है, मेजर बल्क ड्रग्स को कंट्रोल करता है और इसके फार्मूलेशंस को। The Drugs Price Control Order 1995 is an order issued by the Government of India under Section 3 of the Essential Commodities Act 1995 to regulate the prices of the drugs। इसको एसेंशियल कैटेगरी में लाया गया, उसके अंडर इसको प्रस्तावित किया गया। The next is National Pharmaceutical Pricing Authority। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी
इसको शॉर्ट में बोल देते हैं NPPA, was established on 29th August 1997 as an independent body of experts as per the decision taken by the Cabinet Committee in September 1994 while reviewing the drug policy। ये एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई गई, दी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बनाई गई। किसकी सिफारिश है? कैबिनेट कमेटी ने बनाया इसको इन सितंबर 1994। रिव्यू करने के बाद, ड्रग पॉलिसी को रिव्यू करने के बाद इसके मेन फंक्शंस क्या थे? इम्प्लीमेंट एंड एनफोर्स द प्रोविजंस ऑफ द ड्रग्स ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द पावर्स डेलीगेटेड टू इट। जो इनको पावर्स दी गई, उन पावर से इनको क्या करना? इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स करना था, ड्रग से प्राइस कंट्रोल करना था इन्होंने। डील विद ऑल लीगल मैटर्स राइजिंग आउट ऑफ डिसीजंस ऑफ द अथॉरिटी। जो भी इन्होंने डील करना था, लीगल एक्शंस थे, जो भी लीगल मैटर्स आ रहे थे उनसे भी इन्होंने डील करना था। Monitor the availability of drugs, identify shortages if any, and to make remedial steps। इन्होंने क्या करना था? मॉनिटर करना था कि ड्रग्स अवेलेबल हो रही हैं मार्केट में, शॉर्टेज तो नहीं है कहीं, अगर है तो उन चीज़ों को उन्होंने ठीक करना था और अवेलेबिलिटी करवानी थी। कलेक्ट maintain data on production, exports and imports, market share of individual companies, profitability of companies। इन्होंने क्या कहा था? मेंटेन करना था, डाटा कलेक्ट करना था कि क्या कितनी प्रोडक्शन हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ों का कंट्रोल इनके हाथ में था। इन्होंने अपने पास डाटा रखना था उस चीज़ का। अंडरटेक आर स्पॉन्सर रेलिवेंट स्टडीज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स। इन्होंने स्टडीज़ करनी थी कि हाँ प्राइसिंग ठीक है, कैसे है। आगे क्या था? रिक्रूट अपॉइंटमेंट द ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटी एज पर रूल्स एंड प्रोसीजर लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। आगे इन्होंने अपना स्टाफ रखना था, ऑफिसर, जो इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनके अंडर। रेंडर एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन चेंजेस रिविजन्स ऑफ द ड्रग पॉलिसी। इन्होंने टाइम टू टाइम क्या करना था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिकमेंडेशन भेजनी थी, अपनी कुछ एडवाइस भेजनी थी, जिससे कि ड्रग पॉलिसी में और सुधार आ सके। द लास्ट थिंग वाज द रेंडर असिस्टेंस to the central government in the parliamentary matters relating to the drug pricing। के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो भी ड्रग प्राइसिंग के मामले थे उनमें इन्होंने असिस्टेंस करनी थी। फ्यूचर ट्रेंड्स। डेमोक्रेटिक polity in India has ensured that the laws regulating the profession and the practice of pharmacy are need based, timely and serve the cause of our society। There has been continuous updating of laws and introduction of new laws, however there is a need to lay emphasis on enforcement of the legal provisions। So in today's topic we have learned about pharmaceutical legislation in India, its history, today's trends, how it was framed. All things we have studied in this